अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। कल स्ट्रेट लाइन लिखा था ना। रिड्यूसिंग बैलेंस। इसमें क्या होता है जी? है। इसमें डेप्रिसिएशन एक साल की कैसे निकालते हैं? कॉस्ट। इसमें हम लोग नेट बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन रेट लगाते हैं, और अगर कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड अलग से आ रही है तो उसको हम नेट कर लेंगे। और अगर रेट गिवन ना हो, खुद निकालना पड़े तो 1 डेप्रिसिएशन रेट 1 माइनस और n क्या है? यूजफुल लाइफ। ये फार्मूला कैसे बना? चलें, एम नॉलेज के लिए बता रहा हूं। कॉस्ट है अगर, चलें एक सवाल लिखें फिर नॉलेज के लिए फार्मूला बताता हूं कैसे बना। इसको लिख लें, फिर एक सवाल लिखें।
हाँ जी, नोटेड। प्लांट की कॉस्ट है 400 मिलियन, 400 मिलियन। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है और डेप्रिसिएशन रेट है 22%। 21.4, बल्कि 22 नहीं, 21.4, 21.4%। यूजफुल लाइफ इसकी 5 साल है। आपसे रिक्वायर्ड है ईयर 1, 2, 3, 4, 5, 5 साल की डेप्रिसिएशन निकालें।
हाँ जी, 500 से 400 ना, 400 से शुरू किया। पहले साल की डेप्रिसिएशन इसके ऊपर 21.4%, 85.6, बाकी बुक वैल्यू रह गई 314.4। फिर उसके बाद दूसरे साल की डेप्रिसिएशन इसके ऊपर रेट लगेगा, रिड्यूसिंग बैलेंस है 0.28। अच्छा, हो सकता है आप में से किसी ने ऐसे किया हो कि वो कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्शन माइनस करके रेट लगाता हो, तो भाई आप डेप्शन माइनस करते जाएं तो बुक वैल्यू ही बचती जाएगी 1.2। फिर तीसरे साल की डेप्रिसिएशन के लिए इस पे रेट लगेगा 52.88, 19424। फिर उसके बाद चौथे साल की डेप्रिसिएशन के लिए इस पे रेट लगेगा 41.56, 156। फिर पांचवें साल इस पे रेट लगेगा 32.120। हाँ जी, इन फिगर्स में किसी को कोई एतराज परेशानी नहीं ना? बुक वैल्यू पे डेप्शन रेट लगना है। अच्छा, एवी मुफ्त में सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं बता रहा, मैंने कल को ना इस चीज को आगे यूज भी करना है, इसलिए समझा रहा हूं, इसकी रीजन समझाने लगा हूं इस चीज की। अच्छा है, अगर समझ लेंगे तो कल को एस्टीमेट चेंज वगैरह में हेल्प होगी कि ये फार्मूला क्यों बना। मैंने कल को शॉर्टकट्स वगैरह कराने तो उसमें हेल्प होगी। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है बचपन में क्यूएम में, यानी अगर 100 रुपए 10% पे ग्रो करे कंपाउंड, 4 साल बाद कितना बन गया होगा? क्या करें, क्या करूं बताओ? 4 साल बाद कितना बन गया होगा, कैसे निकालूं? 100 1 प्लस 10% पावर 4 है ना? अच्छा, और अगर 100 है जिसने 10% पे डिस्काउंट होते जाना है, 10% डिस्काउंट लगेगा, फिर जो आंसर आएगा उस पर फिर डिस्काउंट लगेगा, फिर जो आंसर आएगा उस पर डिस्काउंट लगेगा, कंपाउंड डिस्काउंट। 4 साल बाद कितना कट कट आके बच गया होगा? नहीं पढ़ा? 100 1 माइनस पावर 4, ऐसे ही है ना कि नहीं? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हो क्या रहा है? सबसे पहली दफा रेट किस पे लगा? कॉस्ट पे। और कितना रेट लगा? 400 पे कितना रेट लगा? 21.4%। अगली बार इसमें से ये माइनस होके जो बचेगा उस पे रेट लगेगा, उससे अगली बार जो माइनस होके बचेगा उस पे रेट लगेगा, यानी ये चीज। अगर हम ये जानना चाहें कि 5 साल बाद कितना बच गया होगा तो क्या करूं? 400 1 माइनस पावर 5 लगाइए, बस यही आ गया ना? ठीक है, 120 आ गया। यानी इतनी सी कैलकुलेशन का ये मतलब ले लूं कि 400 को इस रेट पे डेप्रिशिएट करना शुरू करें तो 5 साल बाद ये बुक वैल्यू बच जाएगी। सही है, ये बुक वैल्यू ही है ना? और अगर इस एसेट की लाइफ ही टोटल 5 साल है तो यही आरवी भी होगी। अगर हमने यहां टोटल लाइफ ही ले ली तो ये क्या बच जाएगा? रेजिडुअल वैल्यू। यहां तक किसी को एतराज तकलीफ नहीं? नहीं पता रेट? वन 120/400 पावर है, ये निकालना है। ये 1 में से माइनस हो रहा है,
तो आंसर क्या चीज निकल आएगी, और वो डेप्रिसिएशन रेट होगा। ये क्या है, आरवी, ये कॉस्ट, ये लाइफ। रिड्यूस बैलेंस मेथड का रेट निकल आया ऐसे। अच्छा, आप इसमें ना, ये आपको समझाया इसलिए आप याद ये रखें इस फार्मूले का मतलब, ये वो रेट है जिससे हम इस अमाउंट को डेप्रिशिएट करना शुरू करेंगे तो इतने साल बाद बाकी ये बच जाएगा। ये वो रेट है जिसपे इसको डेप्रिशिएट करना शुरू करेंगे तो इतने साल बाद ये बच जाएगा। ये आपको सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर और एस्टीमेट चेंज में भी ये बात हेल्पफुल रहेगी। तो अगर ये कहानी लिखना चाहें तो मर्जी है आपकी, नहीं तो ना सही। और कोई मेथड याद हो डेप्रिसिएशन का? आउटपुट मेथड, इसको यूनिट मेथड भी कह सकते हैं। अच्छा, इसमें हर साल की डेप्रिसिएशन, यानी किसी भी साल की डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी? फॉर द ईयर, किसी भी साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है तो क्या फार्मूला? नंबर ऑफ यूनिट्स, कॉस्ट माइनस आरवी डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, और इसकी यूजफुल लाइफ ईयर्स की बजाय यूनिट्स में होगी। और आगे, अच्छा, ये जो अभी इस वक्त जितना लिखा है अभी, इसका आंसर क्या चीज होगी? डेप्रिसिएशन पर यूनिट। डेप्रिसिएशन नहीं, रेट नहीं, अमाउंट होगी, ये रुपीज होंगे। डेप्रिसिएशन पर यूनिट, और साल की टोटल निकालनी हो तो उस साल में जितने यूनिट्स बनाए उससे मल्टीप्लाई कर दें, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो ये उस साल की डेप्रिसिएशन हो जाएगी। और कोई मेथड? वो तो बकवास मेथड है, उसके अलावा मेरा दिल नहीं दोबारा बताने का, वो बहुत एंट्रो के लिए बहुत है, वो उसकी इतनी ज्यादा औकात है नहीं। और कोई? आर्स मेथड, मशीन आर्स मेथड, इसमें क्या होता है?
कॉस्ट माइनस आरवी ओवर यूजफुल लाइफ। अच्छा, इसमें एसिड की यूजफुल लाइफ होगी आर्स में, और यहां तक का आंसर क्या बनेगा? डेप्रिसिएशन पर आर। तो टोटल साल की पहुंचनी है, तो जितने उस साल में आर्स यूज हुए। अच्छा, इन सब मेथड्स में एक नोट ये लिख लें, वो नोट कर लिया तो, अगर कि अगर आरवी नहीं गिवन तो फिर सवाल में नहीं आरवी गिवन, फिर स्ट्रेट लाइन, यूनिट्स मेथड, आर्स मेथड, आरवी नहीं है तो जीरो। और रिड्यूसिंग बैलेंस में अगर आरवी नहीं बताई तो ना सही, चाहिए क्यों थी? अगर रेट भी निकालना पड़ा तो फिर 1 रख लेंगे, क्योंकि अगर 0 रख लेंगे ना तो फिर डेप्शन रेट नहीं, 0 नहीं होगा, है इन्फिनिटी आ जाएगा। नहीं भाई नहीं, अगर यहां पर मैं 0 रख लूं तो क्या होगा? 1 आ जाएगा, 100% आंसर आ जाएगा। ये सारा 0 हो जाएगा, ये थोड़ी इसका छींटे पड़ने से 0 हो जाएगा, वो 1 रहेगा, ये 0 होगा, ये तो 1 मतलब 100% आ जाएगा। तो इसलिए आरवी की नहीं पता तो 1 रखना पड़ेगा। बात दोबारा बता रहा हूं, अगर आरवी नहीं गिवन और चाहिए तो स्ट्रेट लाइन, आर्स मेथड, यूनिट्स मेथड, इनमें 0 रख लें, और रिड्यूसिंग का अगर रेट निकालना पड़ रहा है तो आरवी 1 रख लें। जी जी, इस पे करूंगा बात। अच्छा, डेप्रिसिएशन मेथड्स मैंने कल हेडिंग दी थी, और ये आपको सारा आता है, बस मैंने फार्मूले रिवाइज करा दिए। और एक चीज मैंने लिखी थी चार्ज पॉलिसी, और वो भी उम्मीद है कि आपको आती है। चार्ज पॉलिसी, ये इशू ही तब आएगा अगर किसी एक ईयर में एसिड पूरा साल मौजूद नहीं रहा तो ही ये इशू है। ये कैसे हो सकता है पूरा साल मौजूद नहीं रहा? हम लोग डेप्रिसिएशन कब कैलकुलेट करते हैं? एसिड की सालगिरह वाले दिन या अकाउंटिंग के एंड पे? तो अकाउंटिंग के एंड पे डेप्शन कैलकुलेट कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ महीने पहले ही खरीदा हो, या जिस साल में डेप्शन कैलकुलेट हो रही है उस साल में कुछ महीने इस्तेमाल करके बेच दिया हो। तो ये टॉपिक तब रेलिवेंट है अगर पूरे साल में एसिड यूज नहीं हुआ होता तो।
तो फिर क्या करते हैं, पूरे साल की डेप्शन चार्ज करते हैं या महीनों की करते हैं? तो ये ना दो तरीके चलते हैं। एक फुल ईयर बेसिस कहलाता है, एक को बेशक मंथली बेसिस कह लें, चाहे टाइम प्रोपोर्शनेट बेसिस कह लें। टाइम प्रोपोर्शनेट बेसिस, इन दोनों में से बाय डिफॉल्ट ये वाला है। यानी एग्जाम क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट ये है, वो कहा हो तो फिर है, वरना बाय डिफॉल्ट ये होता है। इसमें क्या होता है, डेप्शन कैसे कैलकुलेट होती है? जितने महीने इस्तेमाल हुआ उतने महीने की डेप्शन, बिल्कुल ठीक है। डेप्रीसिएशन इज कैलकुलेटेड फॉर द नंबर ऑफ months an asset is held in an accounting year। एक अकाउंटिंग ईयर में जितने महीने वो एसेट मौजूद रहा उतने महीने की डेप्शन कैलकुलेट होती है। इसमें क्या करेंगे, पूरे साल की डेप्शन, पूरे साल की डेप्शन चार्ज करेंगे जिस साल खरीदा होगा, उसके बाद डेप्शन चार्ज करना छोड़ देंगे, करते रहेंगे। जब जब यूजफुल लाइफ, तो यूजफुल लाइफ से पहले नहीं बेच सकते, तो फिर जिस साल बेचेंगे उस साल करेंगे। जिस साल बेचेंगे तो, ये पूछ रहा हूं ना, ये वाला फुल ईयर है। जिस साल बेचेंगे उस साल की डेप्शन नहीं लेंगे? लेंगे। बेचने से पहले पहले, अच्छा 11 महीने इस्तेमाल होके बेचा फिर, तो फिर अच्छा 31 दिसंबर शाम 4:30 बजे बेचा फिर है, फिर करेंगे पूरे साल। 4:45 बजे बेचा, 7:30 बजे बेचा, नहीं। तो इसमें ना डेप्रिसिएशन चार्ज होती है अगर ईयर एंड पे एसेट मौजूद हो तो। फुल ईयर्स डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड
if the asset is held at end of accounting year. अगर एंड पे मौजूद है ना तो पूरे साल की डेप्शन, और अगर एंड पे मौजूद नहीं है तो फिर नहीं होगी डेप्शन. No depreciation is charged for the year if the asset is not held at end of year. यानी बेच दिया, चाहे आखिरी दिन ही क्यों ना बेचा हो, बेच दिया तो बस गया, कोई डेप्शन नहीं. जी यही तो बेटे फुल ईयर बेसिस है ना, महीनों की करनी है तो वो तो ये होता. तो इन दोनों में से बाय डिफॉल्ट ये है, लेकिन कंपनी की मर्जी है, आपके लिए सवाल वाले की मर्जी है कि इनमें से वो कौन सा वाला यूज करवाता है. अगर बताया ना हो तो डिफॉल्ट ये है ना. चलें 3-4 सवाल लिखें छोटे छोटे से, जरा कैलकुलेशन के फार्मूले आपके कैलकुलेटर की प्रैक्टिस हो जाए कि उसको आते हैं कि नहीं आते. सवाल लिखें सवाल. Cost of asset, cost of asset, $450 million. RV $30 million. Life 7 years, 7 साल. अकाउंटिंग ईयर जुलाई से जून, अकाउंटिंग ईयर जुलाई से जून. स्ट्रेट लाइन मेथड है. और खरीदा था एसेट 31 अक्टूबर 2020 को, और एसेट बेच दिया. 7 साल करना था यूज, लेकिन बेच दिया. एसेट बेच दिया ऑन 31 मार्च 24, 2024. रिक्वायर्ड है आपसे डेप्रिसिएशन फॉर 2021, 2022, 2023, 2024. 4 डेप्रिसिएशन रिक्वायर्ड है. अच्छा, ये बात आपको पता होनी चाहिए, चलो एहतियातन पूछ लेता हूं. अकाउंटिंग का क्या बताया मैंने, जुलाई से जून. तो अगर मैं कह रहा हूं ईयर 2023, तो उसका क्या मतलब है, जुलाई 22 से जून 23 वाला. डिजिट वो आता है जहां वो ईयर खत्म होना होता है. अच्छा, 2021, 22, 23, 24, ये 4 डेप्रिसिएशंस बता दें
इफ पार्ट ए मंथली बेसिस इज यूज्ड और पार्ट बी फुल ईयर बेसिस इज यूज्ड। मंथली बेसिस हो तो 21, 22, 23, 24 की डेफिनेशंस बता दें, और फुल ईयर बेसिस हो तो बता दें। अरे इतनी देर? देखें स्ट्रेट लाइन है तो एक साल की डेफिनेशन तो ऐसे निकलेगी 450 माइनस 30 ओवर 7 60, तो 12 महीने की तो 60 है। अब रहा मसला कि हमने अपने अकाउंटिंग ईयर के साथ देखना है ना, तो 2021, 2022, 2023 और 2024 अगर फुल ईयर बेसिस चले तो 2021 में ये एसेट खरीदा जा चुका था कि 20 में 20 में खरीदा था। अकाउंटिंग ईयर 21 में खरीदा था। 31 दिसंबर 2020 कौन सा अकाउंटिंग ईयर है? 1 जुलाई 20 से 30 जून 21 में फॉल कर रहा है ना, तो ये अकाउंटिंग ईयर 21 में है। तो 21 में कितने महीने इस्तेमाल हुआ? जितने मर्जी हुआ। फुल ईयर में तो पूरा साल। 22 में पूरा साल मौजूद है, 23 में पूरा साल मौजूद है, 24 में गया।
ईयर 2021 मतलब जुलाई 20 से जून 21 ना, तो उसमें, और यहां 0। यार अजीब अजीब शक्लें बना रहे हैं आप। 21 वाली बात नहीं समझ आई? इक्कीस वाली बात नहीं समझ आई। और अगर मंथली बेसिस पे चलें तो 2021 में कितने महीने इस्तेमाल हुआ? 8 के 9। अक्टूबर के एंड पे खरीदा ना, तो अक्टूबर तो गया ना, नवंबर दिसंबर और अगले 8 महीने, तो इसलिए 8 महीनों का 40, 22 पूरा, 23 पूरा, और 24 में 9 महीने 45। और अगर मैंने ये ना कहा होता कि फुल ईयर है कि मंथली है, तो बाय डिफॉल्ट मंथली होता। और लिखें सवाल। ठीक है, नोटेड। कॉस्ट 360 मिलियन, कॉस्ट ऑफ एसेट 360 मिलियन, 360। रेजिडुअल वैल्यू 60 मिलियन, 60 मिलियन। यूजफुल लाइफ 8 साल, 8 इयर्स। अकाउंटिंग ईयर जुलाई से जून। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। खरीदा था एसेट 1 अप्रैल 21 को, 1 अप्रैल 21, और सेल कर दिया 31 दिसंबर 2023 को, 31 दिसंबर 23। आपसे रिक्वायर्ड है नेट बुक वैल्यू बता दें एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल, यानी जब एसेट को बेचा उस वक्त उसकी बुक वैल्यू कितनी। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है।
हाँ जी, मंथली फुल का नहीं बताया तो मंथली ही है। डन। कॉस्ट कितनी? 360। 2000 कब खरीदा था? 1 अप्रैल 2000। तो इसका मतलब 30 जून 21 आएगा तो फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो 360 पे रेट वो तो दिया नहीं, वो निकालना पड़ेगा। रेट निकालेंगे तो वो बनता है 20 पॉइंट समथिंग। बेहतर होता है 2 डेसिमल तक जाना, यानी इसका असल आंसर होना चाहिए 20.07%। 7 वो 6 से भी आगे 6 चल रहा है। अगर कोई 20.1 कर लेगा वो भी सही है, और अगर 20 कर लें तो वो भी सही है, कोई मसला नहीं। चलें 20 कर लिया, कोई बात नहीं। 2021 में कितने महीने? 3 महीने। 18 कितना रह गया? 342। फिर उसके बाद 2022 में पूरा साल, तो 342 पे फिर पूरा 20%, 68.2। बाकी रह गया 273.8। 2023 पूरा, हाँ जी ये भी पूरा, तो 273.8 पे 20%, 54.76, 219.04। अब 2024 में ये 6 महीने रह के बिका है, तो 2024 की डेप्रिसिएशन 219.04 पे 20%, 6/12 जी, 21.91, 197.13। इतनी बुक वैल्यू रह गई थी जब बिका। इसमें बताएं किस फिगर पे क्या एतराज है? हाँ जी, चलें एक और लिखें सवाल। देखें, राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस की कोई लिमिट नहीं है, डिपेंड करता है कितनी बड़ी वैल्यूज हैं। जैसे अब अगर आपने 20.07 किया होगा तो 0.01% का फर्क है। 0.01% 360 पे लगेगा तो फर्क और आएगा, 36,000 पे लगेगा तो फर्क और आएगा, 3,60,000 पे लगेगा तो फर्क और आएगा। तो डिपेंड करता है कि वो किस अमाउंट पे लग रहा है। राउंडिंग ऑफ का मसला कोई मसला नहीं, कोई एमसीक्यू थोड़ी है जिसमें कंप्यूटर ने इसको गलत कर देना। और एफआर 1 में जो एमसीक्यू आते हैं वो भी इंसान ही चेक करते हैं, कंप्यूटर नहीं चेक करता। तो राउंडिंग ऑफ कोई मसला नहीं है। अच्छा, और लिखें सवाल। अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर है। अकाउंटिंग ईयर जनवरी दिसंबर है। और कॉस्ट ऑफ प्लांट 400 million, RV 40 million, डेट ऑफ परचेज 1 मई 2024। अकाउंटिंग ईयर बता दिया ना मैंने, जनवरी दिसंबर। डेट ऑफ परचेज है 1 मई 2024। यूजफुल लाइफ 60,000 आवर्स, 60,000 आवर्स। Plant was used for
850 आवर्स, 850 आवर्स ड्यूरिंग 2024। की डेफिनेशन बताएं जी, डेप्रिसिएशन फॉर 2024 बताएं। हाँ जी, कॉस्ट कितनी? 400 माइनस 40, 60,000, 850, 8/12 है, 8/12 नहीं, स्ट्रेट लाइन मेथड में जब हमने कॉस्ट माइनस आरवी ओवर लाइफ किया, बल्कि ये इससे पिछले सवाल की बात करते हैं, 450 माइनस 30 ओवर 7, तो आंसर क्या आया था? ये 60 मिलियन क्या था? कितने अरसे की डेफिनेशन? 1 साल, मतलब एक अकाउंटिंग ईयर है, एक अकाउंटिंग ईयर। हमने 450 माइनस 30 यानी 420 मिलियन को 7 ईयर्स से डिवाइड किया, 12-12 महीने वाला जो साल होता है, जब 7 साल से डिवाइड किया तो आंसर क्या आया? 1 साल, एक 12 महीने की डेफिनेशन, उसमें से कुछ महीने लेने थे, इसलिए 8/12 किया था। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ये रेट क्या है? 20% पर ईयर। कौन सा ईयर? अकाउंटिंग ईयर। 12 महीने, एसेट की जिंदगी का 1 साल, अकाउंटिंग ईयर नहीं। तो इसका आंसर भी और इसका आंसर भी जो आ रहा है वो एक 12 महीने की डेफिनेशन आ रही है। महीने लेने हो तो हमें 8/12, 3/12, 6/12 करना पड़ेगा। इसमें तो ईयर ही नहीं है। ये क्या निकला? 1 घंटे की डेफिनेशन, तो पूरे साल में जितने घंटे मल्टीप्लाई हुए उनसे कर लिया मल्टीप्लाई। अब फिर से कौन से 8 महीने लेने हैं? तो ये जो फुल ईयर और मंथली बेसिस का रोला है, ये आवर्स मेथड और यूनिट्स मेथड के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। ये जो फुल ईयर मंथली बेसिस है ना, ये आवर्स मेथड और यूनिट्स मेथड के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। ये जो चार्ज पॉलिसी चीज बताई है, ये आवर्स मेथड और यूनिट्स मेथड के लिए एप्लीकेबल ही नहीं होता।
तो इसका सही जवाब है ये 400 माइनस 40 ओवर 60,000 इंटू 850, बस कोई 8/12 नहीं। अच्छा, अब ना आप एक छोटी सी हेडिंग दे दें बेशक, डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन में काम आएंगी ये नसीहतें जो मैं बताने लगा हूं। ये आईएएस के मुख्तलिफ पैराग्राफ्स हैं, ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन में काम आती हैं बातें। इनमें से कुछ आपको शायद इंट्रो के लेवल पे पता भी हो, शायद कुछ नई हो सकती हैं। तो इनको आप कह दें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन। डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के लिए कुछ नसीहतें बता रहा हूं। जो आसान सी बात होगी वो बस लिखवा के छोड़ दूंगा, जो मुश्किल होगी वो सवाल से समझा दूंगा। नंबर 1 लिखें, depreciation for the period, depreciation for the period यानी जो कैलकुलेट किया अब तक, shall be recognized as expense। depreciation एक एक्सपेंस होता है। depreciation for the period shall be recognized as expense, क्योंकि एक्सपेंस ही होता है, unless it is included in the cost of another asset। ये क्या बात हुई? वो जो एक दफा पहले सवाल भी कराया था कि एक एसेट बनाने की, अगर हम एक बिल्डिंग बना रहे हैं और इसके लिए हमारी ही एक मशीन जिसकी साल की डेप्रिसिएशन 16 मिलियन होती है, इसमें से 3 महीने ये यहां इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर 4 मिलियन डेप्रिसिएशन इसकी कॉस्ट में ऐड होगी और बाकी 12 मिलियन एक्सपेंस बनेगी। ये पहले भी एक सवाल में बात बताई थी। ये मतलब है इस पॉइंट का कि डेप्रिसिएशन है तो एक्सपेंस, लेकिन अगर किसी और एसेट की कॉस्ट में ऐड हो गया तो फिर वो एक्सपेंस नहीं है, वो तो उसकी कॉस्ट में चला गया। ठीक है ना? अगला पॉइंट लिखें, चलें पहले आपसे पूछता हूं, ये जो स्ट्रेट लाइन मेथड है और ये रिड्यूसिंग बैलेंस और आर्स मेथड, ये डेप्रिसिएशन मेथड कैसे सिलेक्ट होता होगा? पर्चियां डालते होंगे, क्या करें? कैसे फैसला करें कि स्टूडेंट नहीं, वैसे बिजनेस, स्टूडेंट को तो सवाल में बताया होगा, बिजनेस कैसे फैसला करे कि कौन सा मेथड यूज कर रहा है? जिस तरह यूज होगा है बिजनेस की नेचर, एसेट की टाइप, क्या मतलब गाड़ी है तो क्या और फर्नीचर है तो क्या? बिजनेस ना बेस्ट अंदाजा ये लगाता है कि एसेट से मिलने वाले बेनिफिट्स किस पैटर्न से मिलेंगे। किस पैटर्न से मुराद ये है कि अब जैसे एक ऑफिस बिल्डिंग है, उसका क्या बेनिफिट है? भाई सर छुपाने की जगह बस बैठते हैं, रोज ऑफिस है, तो तीसरे साल उसका बेनिफिट कम हो जाएगा? नहीं, वो ऐसी बिल्डिंग रहेगी। तो एसेट्स से मिलने वाले बेनिफिट्स का पैटर्न क्या होगा? अगर हर साल बराबर बेनिफिट्स मिलने की उम्मीद है तो स्ट्रेट लाइन लग जाएगा, अगर कम होते जाएंगे तो रिड्यूसिंग लगेगा। अगर डिपेंड करता है जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उतने ज्यादा बेनिफिट, जितना कम इस्तेमाल करेंगे उतने कम। तो इसके लिए लिखें अंग्रेजी दूसरा पॉइंट, डेप्रिसिएशन मेथड यूज्ड शैल रिफ्लेक्ट, depreciation method used shall reflect the pattern in which
assets future economic benefits in which assets future economic benefits are expected to be consumed by the entity, to be consumed by the entity. क्या मतलब समझ आया? कुछ नहीं समझ आया। अगर बिजनेस को लगता है कि हर साल, ये बिजनेस ग्राफ नहीं बना के देख रहा होगा, वैसे मैं आपको बता रहा हूं, अगर हर साल बेनिफिट्स तकरीबन सेम रहने हैं तो फिर स्ट्रेट लाइन मुनासिब है, अगर बेनिफिट्स ने कम होते जाना है तो रिड्यूसिंग बैलेंस मुनासिब है। ये मतलब है इस बात का। स्टूडेंट ने कौन सा मेथड यूज करना है, जो कहा होगा सवाल में। ये वाली जो बात लिखवाई है ये एमसीक्यू में भी टेस्ट हो सकती है, इसलिए ये बात लिखवाई है आपको। अगला पॉइंट लिखें। अच्छा, ये बात उम्मीद है कि आपको इंट्रो से पता होगी। एसेट खरीद लिया, खरीदते ही डेप्रिशिएट करना शुरू कर दें? नहीं। अच्छा, इंस्टॉल हो गया, टेस्टिंग वगैरह सब कंप्लीट हो गई। मैंने आपको ये नाम लिखवाए में, कमीशनिंग और डीकमीशनिंग, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग सब पूरी हो गई, लेकिन सेठ साहब अभी है नहीं, तो फैक्ट्री का इफ्तिताह होगा तो फिर फैक्ट्री काम शुरू करेगी, तो उनको आने में 4 महीने और लग गए। अब वो आएंगे, फंक्शन होगा, रिबन कटेगा, फिर फैक्ट्री में काम शुरू होगा। तो प्लांट की डेप्शन कब से शुरू करें? क्यों? तो यूज नहीं कर रहे हो तो सेठ साहब ने मना किया, मैं आऊंगा तो फिर करना। जब एसेट वर्किंग कंडीशन में आ गया ना तो उसकी लाइफ शुरू हो गई, तो इसलिए डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू कर देंगे। तो लिखें अंग्रेजी, डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट बिगिंस, depreciation of an asset begins when the asset is available for intended use, when the asset is available for intended use। अच्छा, और कब तक डेप्रिशिएट करते जाएं? 2-3 साल करके थक जाएं, बस रुक जाएं फिर, जब तक बेच ना दें। ठीक है, लिखें, इसी में लिख लें अगला सेंटेंस, इसी पॉइंट में अगला सेंटेंस लिख लें। डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट सीजेस, सीजेस मतलब रुक जाएगी, बस फुल स्टॉप, सीज फुल स्टॉप समझ लें। डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट सीजेस व्हेन द एसेट इज डीरेकग्नाइज्ड। डीरेकग्नाइज का मतलब होता है बुक्स में से निकाल देना। When the asset is de-recognized, अच्छा, अगला पॉइंट लिखें, लेकिन मैं पहले समझाता हूं। अच्छा, ये जो पॉइंट अब समझाने लगा हूं ना, एस्टीमेट चेंज आपने इंट्रो में भी नहीं पढ़ा हुआ और मैंने भी आपको पढ़ाना। एस्टीमेट चेंज नहीं पढ़ा इंट्रो में, थोड़ा सा पढ़ा हुआ है। अच्छा, एस्टीमेट चेंज बहरहाल मैं भी थोड़ा सा बता देता हूं, पूरा बताऊंगा शायद कल ही बताऊं। एस्टीमेट चेंज ये होता है कि अगर हमने एक एसेट को खरीदा और शुरू में सोचा कि इसकी लाइफ 8 साल है, तो उसके कोई मैनुअल पे लिखा हुआ है कि 8 साल चलेगा। हमारा अंदाजा है 2-3 साल इस्तेमाल करने के बाद पता चला कि नहीं, ये तो 7-8 साल और चल जाएगा। इसको कहते हैं एस्टीमेट चेंज। तो इसका तरीका यह होता है कि जो डेप्रिसिएशन पहले जैसे चार्ज कर रहे थे वो हो गई, अब जो बाकी रह गया उसको नए एस्टीमेट पे चार्ज कर ले। ये सिखाऊंगा मैं, शायद कल इसकी बारी आ जाएगी। कुछ शॉर्टकट्स कराने हैं, उसके बाद कल इंशाल्लाह बारी आ जाएगी एस्टीमेट चेंज की। तो अगर एक एसेट 200 का खरीदा और उसकी आरवी 40 थी,
तो हमने 160 को डेप्रिशिएट करना शुरू कर दिया। 1 साल गुजरा, 2 गुजर गए, 3 गुजर गए, और डेप्रिशिएट करते 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 इस एसेट की कैरिंग अमाउंट पहुंची हुई थी लेट से 130 पे, 130 पे पहुंची हुई थी। चौथे साल एस्टीमेट हो गया रिवाइज, और अब नई आरवी, मार्केट में महंगाई इतनी हो गई, नई आरवी 150, तब आरवी बहुत बढ़ गई। तो अब चौथे साल की डेप्शन कितनी होगी? ये आरवी बहुत बढ़ गई, कैरिंग अमाउंट ये है, आरवी का एस्टीमेट बहुत बढ़ गया, तो चौथे साल की डेप्शन क्या होगी? हाँ जी, 130 माइनस 150, नेगेटिव। डेप्रिसिएशन नहीं होगी, डेप्शन ही चार्ज नहीं होगी। ईयर 5 कोई डेप्शन चार्ज नहीं होगी। ईयर 6 में हो सकता है कि इसकी आरवी औकात पे वापस आ जाए और वो 60 तक पहुंच जाए, अब डेप्शन चार्ज होने लग जाएगी। तो जो दरमियान में कुछ साल खाली निकल गए, तो ऐसा हो सकता है कि आरवी का एस्टीमेट बाद में ऐसा रिवाइज हो कि वो इतना बढ़ जाए तो रुक जाएगी डेप्शन, और जब वापस नीचे हालात आ जाएंगे तो फिर चार्ज होने लग जाएगी। मतलब समझे, डेप्शन का सिग्नल बंद हो गया था, अब ये टाइम गुजरता जा रहा है, फिर सिग्नल खुला, फिर चलनी शुरू हो गई। तो जो साल बीच में जीरो रह गए, कोई मसला नहीं। नहीं, एतराज है, नहीं पसंद आई बात, अजीब लग रहा है, क्या करें फिर? माइनस में कर लें। लाइफ, रेजिडुअल वैल्यू, ये ना एस्टीमेट्स होते हैं। कल पढ़ाना है मैंने कि एस्टीमेट्स चेंज हो सकते हैं। पहले 40 एस्टीमेट था आरवी का, 3 साल डेप्रिशिएट करते करते कैरिंग अमाउंट 130 रह गई थी, जो भी मेथड चल रहा था। अब मैंने कहा कि एस्टीमेट हो गया रिवाइज। जब एस्टीमेट रिवाइज हो जाता है ना, तो हमें फिर से फार्मूला लगाना पड़ता है और अब नया एस्टीमेट माइनस करना पड़ता है। तो 130 में से 150 माइनस करेंगे तो नेगेटिव में आंसर आ जाएगा। तो इसलिए हम डेप्रिसिएशन चार्ज करना रोक देंगे। अब जब तक आरवी वापस कम नहीं हो जाती तब तक डेप्शन चार्ज नहीं होगी। और अगर आपको ये बात अभी भी समझ नहीं आ रही तो छोड़ दें, जब एस्टीमेट चेंज कराऊंगा तो आ जाएगी समझ। अभी लिख लें बस, जब एस्टीमेट चेंज पढ़ लेंगे तो समझ आ जाएगी। लिखें अगला पॉइंट, रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एन एसेट मे इंक्रीज। रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एन एसेट मे इंक्रीज to an amount, may increase to an amount equal to or greater than the assets carrying amount, equal to or greater than the assets carrying amount। यानी रेजिडुअल वैल्यू कल को रिवाइज होके कैरिंग अमाउंट तक या उससे ऊपर भी जा सकती है। एस्टीमेट चेंज के बाद समझ आ जाएगी, अगर अभी समझ नहीं भी आएगी तो। इफ इट डज then no depreciation is charged unless and until its residual value, unless and until its residual value subsequently falls below कैरिंग अमाउंट। यानी कल को वापस आरवी नीचे आ गई तो फिर शुरू हो जाएगी डेप्शन, तब तक फिर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। और अगर अब बात अभी ये समझ नहीं आई है तो कोई मसला नहीं है, ये एस्टीमेट चेंज के बाद आ जाएगी।
चलें, 2-4 पॉइंट और हैं वो कल करा के तो फिर इंशाल्लाह एस्टीमेट चेंज कराता हूँ। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।